हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग एथिकल कंसर्न्स एंड एथिकल डायलेमा पढ़ रहे थे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जो एथिकल डायलेमा और एथिकल कंसर्न है वो केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही नहीं है, और उसके ही निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि जो एथिकल डायलेमा और एथिकल कंसर्न्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं उसकी वजह से भी आम जनता को परेशानी होती है। हालांकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका अपना मोटिव होता है, उनका अपना टारगेट होता है, वो बेनिफिट बेस पे काम करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी एथिकल डायलेमा है और प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि इश्यूज हैं, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब सारी चीजें हैं, करप्शन है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। चाहे वो उसमें काम करने वाले लोग हों उस प्राइवेट कंपनी में, या फिर उस प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने वाले हों, या फिर जो उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी हम बात करें, तो हर तरह से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट सोसाइटी पे ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, इसलिए हम ये करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी के टाइम पे ही हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे जीएस के टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरी बात ये कि कंप्लीट इथिक्स का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। और ये मेरा एडवाइस भी है आपको कि आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एथिक्स क्या होता है, ठीक है ना। हालांकि हम जब ये सीरीज स्टार्ट कर रहे थे तो उसी टाइम पे हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा था कि एथिक्स क्या होता है, लेकिन एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एथिक्स concerns, just a minute, okay, concerns with the idea of right and wrong when the choice to be made has significant impact on others। सिंपल सी बात है कि इथिक्स ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा पैरामीटर है जो राइट और रॉन्ग में आपको डिफरेंस बताता है उस समय पे, खास करके जब आपके एक्शन का, आपके स्टेप का इम्पैक्ट किसी दूसरे पर पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि इथिक्स एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो राइट और रॉन्ग में आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ओके, इट इज अबाउट the norms and principles that provide the basic guidelines of determining how conflict in human interest are to be settled and for optimizing mutual benefit of people living together in groups। सिंपल सी बात है कि ये एक नॉर्म है या प्रिंसिपल है जो कि ऐसे चीजों के लिए आपको गाइड करता है जो आपके लिए और आपके साथ में जो लोग रहने वाले हैं उस ग्रुप्स के लिए फायदेमंद होता है, और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो जो है प्रेरित करता है। ओके, इथिक्स आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफन डिफाइंड एज कोड दैट एक्ट्स एज द गाइड टू द कंडक्ट। मतलब ये कि ये एक प्रिंसिपल या कोड है जो आपके कंडक्ट को, जो आपके एक्शन को, जो आपके बिहेवियर को गाइड करता है। द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिंग। मतलब ये कि आपके एक्शन का ये एक फ्रेमवर्क सेट करता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए या इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो सिंपली वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। ओके, द मोरल द मोरल नेचर ऑफ these principles refers what is judged as right, just और गुड कंडक्ट, ठीक है ना। मतलब ये कि आप समझिए कोर ऑफ एथिक्स यही है कि ये बताता है कि क्या ठीक है, क्या सही है और क्या सबके लिए अच्छा है, कौन सा कंडक्ट सबके लिए अच्छा है, ठीक है ना। द नॉर्म्स आर यूनिवर्सल बिकॉज दे आर नेसेसरी आइदर फॉर ए सोसाइटी टू फंक्शन और फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल होता है भाई। देखो, एक दूसरे को हर्ट करना, मारना, ये गलत होता है, ठीक है ना, और ये वर्ल्ड वाइड गलत है भाई। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इथिक्स एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है।
आप चाहे यहाँ पे किसी को गाली दें या अमेरिका में गाली दें, वो एक ही बात होता है, वो इथिकली ठीक नहीं है। तो यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्सल नॉर्म है, जो कि केवल आपके फंक्शन में ही नहीं, सोसाइटी के फंक्शन में ही नहीं, बल्कि जो सोसाइटी में आपस में म्यूचुअल लेन देन हो रहा है, म्यूचुअल कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल जो एक्सचेंज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ये एक नेसेसरी आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी में, ठीक है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो एक कंपनीज रेपुटेशन इज वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट एंड रेपुटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इथिकल एक्शन ऑफ एन इथिकल कारपोरेट कल्चर। देखिए, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, तो उसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है वो उसकी रेपुटेशन है। और उस रेपुटेशन को बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह कंपनी कोई करप्शन ना करे, कोई गलत ढंग से अपने एसेट को ना बढ़ाए, कुछ गलत ढंग से वो एक्वायर ना करे सोसाइटी से या नेचर से, या फिर जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसमें कोई भी किसी भी तरह का ओपेकनेस ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो मेंशन कर रहे हैं वही क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों का उसके ऊपर विश्वास बनता है और उसकी रेपुटेशन बनता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर जो कंपनी अपने सारे एक्शंस, अपने सारे फंक्शंस इथिकली कर रहे हैं, इथिकल कारपोरेट कल्चर वो डेवलप किए हैं, तो सिंपल सी बात है उस कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा ना होने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इथिकल डायलेमाज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये कि प्रॉपर इथिकल कारपोरेट कल्चर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं डेवलप हो पाता है, उसके पीछे ये सब रीजंस हैं, ठीक है ना। पहला, कंपनी रूल्स ओवर द पर्सनल मोरल्स, मतलब ये, देखिए जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है, जब भी कोई कंपनी बनती है, तो उसका एक कंपनी रूल होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, कन्फ्लिक्ट तब होता है, इथिकल डायलेमा तब आता है जब उस रूल के ऊपर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल मोरल को इम्पोज करने लगता है। मतलब ये कि कंपनी का रूल कुछ और कहता है, लेकिन आपका जो अपना मोराल है वो कुछ और कहता है। तो अगर आप कंपनी के रूल के ऊपर आप अपने मोराल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तब जो है वहां पे एथिकल डायलेमा आ जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन फेसिंग डायलेमा ओवर कैरिंग आउट अ डिसऑनेस्ट कंपनी पिचिंग, knowing that it is not as beneficial as exhibited, मतलब ये कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब कुछ ऐसा कंपनी रूल है जो कि उसको करना ही करना है, ठीक है ना। हालांकि उसका जो पर्सनल मोराल है वो उसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वो जो एक्शन है, वो जो काम है वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है उसको करना पड़ता है, या फिर वो इथिकल डायलेमा में मतलब आ ही जाता है कि हम उसको करें या ना करें। ओके। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो है पर्सनल जॉब सिक्योरिटी ओवर रॉन्ग डिसमिसल ऑफ कलीग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका जो कलीग है, आपका जो दोस्त है, उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके जिस चीज के लिए वो गिल्टी नहीं है उसके लिए भी उसको दोषी मान करके उसको फायर कर दिया गया, और आप ये बात जानते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि जो हमारे दोस्त के साथ हुआ उसको डिसमिस कर दिया गया, अगर अब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तो इस समय आपके सामने एक इथिकल डायलेमा आ जाता है कि आप सच का साथ दें या फिर अपनी सिक्योरिटी, अपनी जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये एक कंडीशन और भी होती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा रॉन्ग हुआ है कंपनी में, कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जो कि आपका जो हायर अथॉरिटी है उसने गलत किया है, जो गिल्टी है वो आपकी हायर अथॉरिटी है, आप ये बात जानते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर हम अपनी हायर अथॉरिटी के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो हमको फायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो फियर ऑफ फायर होता है उसकी वजह से भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एथिकल डायलेमा आ जाते हैं, ठीक है ना। ये वहां यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं। When an employee knows his or her colleague has not done the mistake and she has been blamed for by upper level management but does not speak because of fear of losing job. Another scenario is where the person knows the upper level employee is guilty but he or she does not complain because of the fear of being fired. ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा ये प्रोफेशनल ड्यूटी एंड पर्सनल लाइफ, when you have to honor confidentiality of patient client but knows a controversy or crisis is going to be caused, मतलब ये
कि सपोज दैट आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इस चीज़ों को रिवील नहीं करेंगे तो जो बाहर की सिचुएशन है वहाँ पे क्राइसिस आ सकती है, वहाँ पे समस्या आ सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप उसको रिवील नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे भी आपके सामने एक एथिकल डायलेमा आ जाता है, कि एथिकल सिचुएशन आ जाती है, एथिकल डायलेमा की सिचुएशन आ जाती है कि आप जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको निभाएं या जो आपका पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आप सोचें, ठीक है ना? उसके बाद सोसाइटल डायलेमा एक और कंडीशन है जहाँ पे एथिकल डायलेमा देखने को मिलता है। when you know someone is being unfairly treated but continue staying silent over the matter because of societal impression and acceptance, suppose that कि आप ये जान रहे हैं कि आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप साइलेंट रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि जो अभी की सिचुएशन है, जो अभी काम हो रहा है, अगर उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे तो जो सोसाइटी में चीजें हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनमें हमारा गलत इंप्रेशन जाएगा, या फिर वो हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो सोसाइटल इम्प्रेशन आपका बढ़ सकता है, या फिर आपकी बात का एक्सेप्टेंस हो सकता है, इसकी वजह से सोसाइटी में ह्यू एंड क्राई आ सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या करते हैं कि छोड़ो भाई, जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है ना? तो ये कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, 4-5 चीजें हैं जो कि इथिकल डायलेमा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यही आएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इथिकल डायलेमा से आप क्या समझते हैं? यह किन-किन कारणों से या इसके पीछे फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। और उसके बाद इथिकल डायलेमा को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको कौन-कौन से स्टेप लेने चाहिए या किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो रीजन हम जान लिए, इथिकल डायलेमा क्या होता है ये जान लिए। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने में, ठीक है ना? सबसे पहला आपको तो सिंपल सी बात यही करनी है कि एक कंपनी का होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। आप सिंपल कंपनी का रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए और जो भी जिस भी तरह का एथिकल डायलेमा है उसको आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? एक्ट शुड ऑलवेज बी विद इन द रूल ऑफ लॉ, हेंस if competing choices are such that one is within the ambit of law and other outside the law, then one must go with the law। मतलब ये कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपके पास दो चॉइस है जिसमें आप ये जानते हैं कि एक जो चॉइस है वो आपके कंपनी रूल के अंदर आती है, कंपनी रूल के अकॉर्डिंग उसको किया जा सकता है, इस स्टेप के साथ जाया जा सकता है। और जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा चॉइस है वो आउट ऑफ लॉ है, कंपनी का लॉ उसको अलाउ नहीं करता है। तो सिंपली आप क्या करिए, जो कंपनी का रूल ऑफ लॉ है उसके साथ जाइए, या फिर जो लॉ ऑफ लैंड है, जो कानून है उसके साथ जाइए। सिंपल सी बात है, ये एकदम आसान तरीका है। इसमें आप लेकिन यही प्रॉब्लम होती है कि आप तभी जा सकते हैं जो जबकि वो रूल ऑफ लॉ, जो कंपनी का रूल है, वो आपके मोराल से मैच करता हो, वो रूल पब्लिक या सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, वो रूल मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग ना हो, ठीक है ना? फिर आप उसके बाद रूल ऑफ लॉ के साथ जाइए, आपका सारा एक डायलेमा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा तरीका है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। टू सॉल्व डायलेमास वन शुड ऑलवेज एक्ट ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सिंपल सी बात है कि जब आपके सामने एक या एक से ज्यादा से चॉइसेस हो जाएं तो आप सिंपल सी बात है कि सबके मेरिट्स डिमेरिट्स, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ठीक है ना, और आपका जो रेशनल थिंकिंग है, आप अपना जो तार्किक शक्ति है उसको यूज करके दोनों या जितने भी ऑप्शंस है उसमें आप कंपेरिजन करिए और जो आपको बेटर लगता है आप उसके साथ जाइए, आपका आराम से एथिकल डायलेमा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सोसाइटी एवं पर्सनल इंटरेस्ट, आप किसी भी पोस्ट पे हैं, कुछ भी हैं, तो आप सबसे पहले सोसाइटी का इंटरेस्ट देखिए और नेशन का इंटरेस्ट देखिए, मतलब आपके देश का, आपके नेशन का, अपनी सोसाइटी का इंटरेस्ट देखिए। पर्सनल इंटरेस्ट को अगर आप साइड में रख के काम करेंगे तो हमेशा आप एथिकल डायलेमा को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सिचुएशंस बहुत टाइम पे आते हैं कि कंपनी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आपका फायदा हो सकता है, लेकिन उससे अगर आप अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो सोसाइटी का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समय पे आपके पास दो चॉइसेस हो जाते हैं, मतलब डायलेमा हो जाता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें या फिर सोसाइटल इंटरेस्ट को। तो सिंपल सी बात है, आप सोसाइटल इंटरेस्ट को दीजिए
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या डायलेमा अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, ऑलवेज फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट इन सच केसेस because main aim of giving exhaustive code of conduct are to resolve these situations in best way। सिंपल सी बात है, जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके साथ आप काम करिए, उस पे बेस्ड आप अपने एक्शंस लीजिए, डिसीजंस लीजिए, डायलेमा आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि यूज गांधी टैलिस्मैन। इसको सिंपल सी बात यह है कि गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कुछ ऐसी सिचुएशन में आए कि आपको डिसीजन मेकिंग के डायलेमा में जब आए, तो मैं आपको एक जादू की छड़ी दे रहा हूँ, आपको एक जादुई मंत्र बताता हूँ, उसके साथ उसके हिसाब से आप काम करिए, आपका डायलेमा सॉल्व हो जाएगा। और ये जो जादुई मंत्र था दोस्तों, ये मंत्र क्या था? मंत्र सिंपल सा ये था कि जब भी आप कंफ्यूज हो, डाउट में हो कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे जो सोसाइटी का सबसे पुअर व्यक्ति है, पुअर ऑफ पुअरेस्ट व्यक्ति है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो सोसाइटी का सबसे कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर आपके डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके डिसीजन का प्रभाव जो समाज में सबसे गरीब है या फिर समाज में जो सबसे कमजोर है उसके लिए फायदेमंद है, तो आप बिना सोचे समझे वो डिसीजन लीजिए। और अगर आपका डिसीजन पुअर पीपल के लिए या सबसे कमजोर पीपल के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो फिर आप वो डिसीजन मत लीजिए। सिंपल सी बात है, ये गांधी जी का एक जादुई मंत्र था, तो अब इसको भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाइए तो आप सोचिए कि आपके डिसीजन से जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, क्या उसको फायदा मिल रहा है? अगर फायदा मिल रहा है तो आप वो डिसीजन लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद चूज द हायर वैल्यू एमंग कंपीटिंग वैल्यूज। जब आपके पास दो इथिकल वैल्यूज हैं, दो इथिकल वैल्यूज में जब कन्फ्लिक्ट सामने आ जाए, तो आप ये चूज करिए कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा बेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। इन केस ऑफ इथिकल डायलेमा इन्वॉल्व्स कंपीटिंग वैल्यूज, चूज द हायर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, ओपननेस इज हायर वैल्यू फ्रॉम द सीक्रेसी, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप ओपननेस की बात करें और सीक्रेसी ऑफ द कंपनी या सीक्रेसी ऑफ पोस्ट की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि ओपननेस ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन सीक्रेसी, अनलेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज एट स्टेक। मतलब आप हमेशा ओपननेस को प्रेफर करिए तब तक कि जब तक आपके डिसीजन से, आपके एक्शन से नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे एडवर्स इंपैक्ट ना पड़ रहा हो। तो सिंपल सी बात है कि आप हमेशा हायर वैल्यू को प्रेफरेंस दीजिए कंपेटिंग द लोअर वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो आप इसको प्रेफरेंस दीजिए रेदर देन जो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, इंटरेस्ट ऑफ जॉब है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हायर वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे तो आपका एक्शन हमेशा इथिकली राइट होगा। एंड एट लास्ट, हम जैसे कि हमेशा बताते हैं कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो आप अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल बोलता है वो करो। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपका दिल बोलता है वो आपके ही इंटरेस्ट में ना हो, केवल आपके लिए ना हो, ठीक है ना। अगर आपका दिल बोलता है कि आपका एक्शन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, समाज के लिए अच्छा है, आगे आने वाले समय में नेशन के लिए अच्छा है, तो आप अपने दिल की सुनिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए, बट कंसाइंस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड ऑफन लीड अस इन रॉन्ग वेज। हमेशा वो चीज जो आपका दिल की बात होती है, आपकी कंसाइंस होती है, वो हमेशा आपको सही रास्ता नहीं दिखाती है, क्योंकि कभी कभी उस दिल में आपका इंटरेस्ट छुपा होता है और आप उसके के प्रभाव में आकर के कुछ गलत एक्शन ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या एथिकल डायलेमाज हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं और हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब आप एबल होंगे इससे रिलेटेड कोई भी आंसर लिखने में, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप सिंपली हमको कमेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।